नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या वनडे एग्जाम हो, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, आपने बहुत सारा पढ़ लिया, लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, अगर आपकी जो दिशा है वो सही नहीं है पढ़ने की, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, आप अपने साथ कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। तो वो डायरेक्शन क्लियर कैसे होगी, यानी जो दिशा है पढ़ने की वो कैसे क्लियर होगी। आपने बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा कर लिया, आपने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन फिर भी एक कसक रह गई, एक दिल में एक अरमान रह गया कि क्या मेरी तैयारी पूरी है, क्या मेरी डायरेक्शन सही है पढ़ने की। तो आज का वीडियो उन्हीं के लिए, ये समस्या आज से खत्म। क्योंकि आज का वीडियो उन लोगों के लिए हम लाए हैं जो लोग अपनी डायरेक्शन को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार डायरेक्शन क्लियर कैसे होती है, डायरेक्शन आखिर क्लियर कैसे हो, कैसे आपको पता चले कि हमारी पढ़ाई सही चल रही है या सही नहीं चल रही है। आपको कैसे जानकारी हो कि हम कैसे अपनी तैयारी को डायरेक्शन, नई डायरेक्शन दे सकते हैं। तो देखिए, कुछ चीजें, बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा कि आखिरकार कैसे आप अपने जो लक्ष्य है उसको कैसे सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो देखिए, पहली चीज जो आपकी है वो आपकी है सिलेबस। सिलेबस, अगर आप यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने ढंग से सिलेबस की जानकारी नहीं ली है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो पढ़ने की जो डायरेक्शन है वो गलत है। सबसे पहले खासकर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट को डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। और डायरेक्शन क्लियर कैसे होगी? डायरेक्शन क्लियर होगी आपके सिलेबस को लेकर के। आप मैं देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली मुखर्जीनगर आते हैं, करोल बाग आते हैं, पटना जाते हैं, बस एनसीईआरटी कलेक्शन किया, बुक्स कलेक्शन किया, मैगजीन्स कलेक्शन किया, नोट्स कलेक्शन किया, बस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब तक आपको अपना सिलेबस जानकारी नहीं होगी तब तक कैसे आप अपनी सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि आपकी डायरेक्शन कैसी चल रही है। मान लिया कि आपने इंडियन पॉलिटी का आपने प्रेम्बल चैप्टर पढ़ा, और अगर आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूपीएससी ने पूछे हैं अपने पेपर में, अगर आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, यानी कि डायरेक्शन नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक तो आपका सिलेबस और दूसरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको ये जानकारी देते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहे वो आपका प्री हो या आपका मेंस हो, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, वही बात करते हैं स्टेट पीसीएस पे भी लागू होती है कि अगर आप अगर आपसे पॉलिटी पढ़ करके अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह कि आपकी पढ़ने की जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो सही नहीं है। बिल्कुल क्लियर बात समझ लिया आप लोग। तो अगर पहली बात तो यह है कि आपको सिलेबस की आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, यानी कि पूरा रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए पूरा। और दूसरी चीज यह है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी आपको ध्यान देना चाहिए। और तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका है वो आपका है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, सपोज मान लिया कि आपने फंडामेंटल चैप्टर पढ़ा या आपने इंडियन इकोनॉमी में आपने कि नेशनल इनकम पढ़ा, लेकिन फंडामेंटल राइट्स अगर आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे फंडामेंटल राइट्स के, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बात कर लेते हैं, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसको एक बार और पढ़ना पड़ेगा, उसको एक बार और रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपकी जो तैयारी है वो कहीं एक बेहतर हो पाएगी। समझे नहीं समझे बच्चे? तो एक ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि एक बैलेंस आपकी तैयारी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ पॉलिटी पढ़ लिया, इकोनॉमी पढ़ लिया, अदर सब्जेक्ट आपने बहुत ही लाइटली लिया, तो ये भी नहीं करना आपको।
ठीक है। चौथी चीज आपकी है कि आप पढ़ते कैसे हैं, कैसे पढ़ते हैं। देखिए देखिए सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि स्टूडेंट आते हैं, सिर्फ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब उनको यही नहीं पता होता है कि पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या हमको छोड़ना है, क्या हमको नहीं छोड़ना है, इसकी कोई जानकारी ही नहीं लेते हैं वो लोग। बस सिर्फ बुक कलेक्ट मतलब लिए और बस पढ़ना स्टार्ट कर दिया। यूपीएससी का एग्जाम और स्टेट पीसीएस का एग्जाम वो स्टूडेंट निकालता है जिसको ये पता होता है कि हम कम सोर्स में भी एग्जाम क्लियर हो सकता है। उसको ये पता होना चाहिए कि अगर हम इंडियन पॉलिटी का अगर एक बुक को परचेज किया और एक बुक को मल्टीपल टाइम तक हमने पढ़ाई की तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन होता यह है कि वो लोग एक बुक के सहारे नहीं रहते हैं, वो कई सारी बुकों का कलेक्शन करते हैं और कलेक्शन करने के बाद में तब पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पढ़ना क्या है इसमें। यही सेम हाल जब एग्जाम हॉल जाते हैं तो यही क्वेश्चन मतलब बार बार फिर उठता है कि आखिरकार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, ठीक, जब एग्जाम हॉल में गए तो उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया। जो इजी क्वेश्चन है उसको बाद में सॉल्व करते हैं, इजी क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे, टफ क्वेश्चन पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो एग्जाम हॉल में जाइए, सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो आपको इजी क्वेश्चन लगते हैं, जो आप इजी हैं, जो इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले आप वो सॉल्व कीजिए। आप टफ क्वेश्चन तरफ मत भागिए। अगर आप टफ क्वेश्चन तरफ भागते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपके इजी वाले क्वेश्चन है, जब लास्ट में आपके बचेंगे 15 से 20 मिनट, तब कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में आप क्या करोगे, क्वेश्चन गलत कर दोगे। वही जैसा है ना, कहावत की गई ना, गई भैंस पानी में, तो वो वाला हल मत कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ मतलब कि फैक्टर्स हैं। अगर हम इनमें कुछ और जोड़ना चाहें तो और भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जो जो आपकी जो डायरेक्शन क्लियर करते हैं वो सिर्फ आपके ये 3 फैक्टर हैं। और आपको, हाँ, चौथी मैं आपको मान लूं कि व्हाट, व्हाई एंड हाउ, क्या, क्यों और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम उन स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि हम शुरुआत कहाँ से करें, हम स्टार्टिंग कहाँ से करें ताकि हमारी जो डायरेक्शन पढ़ने की वो क्लियर हो। तो आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए। देखिए, अगर आप लोग यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि 24 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, तो ऐसे में स्टूडेंट कंफ्यूज है कि हम अब क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें कि हमारा प्री क्लियर हो जाए, हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो आज का वीडियो हम उन लोगों के लिए लाए हैं जो स्पेशली यूपीएससी के लिए, जो 60 दिन के अंदर एक चाहते हैं कि एक बेहतर उनको रणनीति मिल जाए, एक उनको स्ट्रेटजी मिल जाए और कहीं ना कहीं उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए। अब वीडियो पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए ताकि आप तक हमारा वीडियो ये पहुंच सके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिए। देखिए साथियों, आज का वीडियो जो है, हम सिर्फ आज एक मतलब कि एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, रूपरेखा बनाएंगे, ताकि जो 60 दिन बचे हैं उसमें हम ऐसा क्या पढ़ लें कि हमारी कहीं की हमारा क्लियर हो जाए। लोग जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज इसको लेकर, सीसेट में क्या पढ़ें, जीएस में क्या पढ़ें, तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद में तब डिसाइड कीजिए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय पूरा विश्व आग की चपेट में है, पूरा विश्व कहीं ना कहीं युद्ध की चपेट में है, चाहे वो यूक्रेन रशिया का वॉर हो, चाहे वो इजराइल अमेरिका और ईरान का वॉर हो, चाहे वो अमेरिका क्या कहते हैं वेनेजुएला का वॉर हो। तो पूरी दुनिया जो है इस वक्त तो युद्ध में उलझी हुई है। और अभी आप देख रहे हैं कि अभी भारत में एलपीजी को लेकर के कितना क्राइसिस चल रहा है, गैस के दाम पीक पे जा रहे हैं, 300-300 रुपए किलो गैस मिल रही है दिल्ली जैसे मतलब की सिटी में। तो आज का जो टॉपिक है ना, इसी चर्चा करेंगे। मेनली हम किस पे फोकस करेंगे, नंबर 1 जीएस में हम किन पे फोकस करेंगे। नंबर 1 करेंगे पॉलिटी पे, नंबर 2 करेंगे
इकोनॉमिक पे, नंबर 3 करेंगे एनवायरनमेंट पे, नंबर 4 करेंगे जियो पॉलिटिक्स पे, नंबर 5 करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस पे, और नंबर 6 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी बात करेंगे। और लास्ट और सबसे अंतिम बात करते हैं किस पर, कि मैप पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले बात कर लेते हैं इंडियन पॉलिटी पे। पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था। राज व्यवस्था। अब देखिए साथियों, इंडियन पॉलिटी एक ऐसा मतलब कि सब्जेक्ट है जिस पर हर साल यूपीएससी 10 से 15 क्वेश्चन पूछती है। लेकिन मैं अगर एवरेज बात करूं तो 10 से 12 क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे गए हैं, अगर हम 2016 के यूपीएससी प्री की बात छोड़ देगा, क्योंकि 2016 में यूपीएससी मात्र केवल 6 से 7 क्वेश्चन पूछे थे केवल। लेकिन उसके बाद में लगातार 10 से 15 क्वेश्चन हर साल यूपीएससी पूछ रही है, और वो भी पॉलिटी में भी यूपीएससी किन चैप्टर्स क्वेश्चन पूछ रही है, आज हम चर्चा इसी करने वाले हैं। क्योंकि पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। अब देखिए नंबर 1 जो चैप्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अब देखिए मैं बेसिक भी बताऊंगा और करंट अफेयर को इंटरलिंक करके बताऊंगा, यानी बेसिक और करंट अफेयर दोनों इंटरलिंक करके बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां से बन सकता है। तो पहला चैप्टर आपका है प्रियम्बल। नोट करते चलिए आप लोग। प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। प्रस्तावना, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और अगर प्रस्तावना को पढ़ के नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी भूल करके जा रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में मतलब कि ये मीडिया में और सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी कि हम प्रियम्बल से मतलब कि सोशलिज्म वर्ड को हटाना चाहते हैं। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर के सुनवाई की और ये कहा कि जो सोशलिज्म है वो कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। हाँ, आप इसमें संशोधन कर सकते हैं लेकिन इसको आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। अभी ये केस जो है, अभी के सुप्रीम कोर्ट में ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो प्रियम्बल एक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि करंट अफेयर से कहीं ना कहीं इंटरलिंक है। दूसरा है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ये अगर आप कहें कि फंडामेंटल राइट्स अगर आप नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो कहीं कि आप अपने साथ इनजस्टिस यानी कि अन्याय करके जा रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स से हर साल यूपीएससी लगभग 1-2 सालों में एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेती है, और हो सकता है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एक मतलब कि एक नया मतलब कि फंडामेंटल राइट जोड़ा है, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी। और अभी एक और मतलब कि राइट जोड़ा है इच्छा मृत्यु। तो कहीं ना कहीं इस बार के पेपर में हो सकता है कि यूपीएससी फंडामेंटल राइट से आर्टिकल 21 से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि फंडामेंटल राइट्स चैप्टर को पढ़ के जाइए जरूर। उसके बाद नंबर 3 बात कर लेते हैं हम डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर आप यूपीएससी का एस्पिरेंट हैं और अगर आप डीपीएसपी पढ़ के नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ गलत करके जा रहे हैं, आप अपने साथ कहीं ना कहीं भूल करके जा रहे हैं, एक मिस्टेक करके जा रहे हैं। तो उस मिस्टेक को आप मतलब कि गलती मत कीजिए, डीपीएसपी पढ़ के जाइए। क्योंकि अभी हाल ही में मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के पूरे इंडिया में डिबेट छिड़ी हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो डीपीएसपी है ये कहीं ना कहीं यूपीएससी के नज़र में, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो डीपीएसपी बिल्कुल मत मिस करके जाइए। नंबर 4 जो चैप्टर आपका है वो कहने की आपका है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यानी कि संसद। अगर आप यूपीएससी के कैंडिडेट हैं और अगर आप पार्लियामेंट पढ़ के नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी भारी भरकम गलती करके जा रहे हैं। क्योंकि
पिछले 2-3 सालों से लगातार यूपीएससी पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछ रही है। और अभी आपको पता है कि अभी जो स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं उन पर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला है। यहाँ तक कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो जो मतलब कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन पर भी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला है, यानी अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है। कहेंगे उनको हटाने की प्रक्रिया कहेंगे पार्लियामेंट टेबल पर रखे जाने वाली है। उसके साथ साथ मनी बिल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है यूपीएससी की नजरों में। उसके साथ साथ राज्यसभा के कार्य क्या है, लोकसभा के कार्य क्या है, स्पीकर के कार्य क्या है, प्रेसिडेंट कैसे इंटरलिंक्ड है पार्लियामेंट सिस्टम में, पार्लियामेंट में कैसे मतलब कि कहने की प्रेसिडेंट लिंक्ड है। उसके बाद में पार्लियामेंट स्पीच क्या होती है, यानी प्रेसिडेंशियल स्पीच क्या होती है, जो बिल है वो कैसे पास होते हैं, पार्लियामेंट प्रिविलेज क्या होते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक, ये कुछ ऐसे चैप्टर है यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो आपको पढ़ के जाना चाहिए। तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि इस बार पार्लियामेंट से 2 क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो ये एक 4 चैप्टर जो हैं आपको बहुत 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 महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आपको इनको पढ़ के जाना ही चाहिए। नंबर 5 बात कर लेते हैं, नंबर 5 बात कर लेते हैं आपसे गवर्नर यानी कि राज्यपाल। राज्यपाल यूपीएससी एस्पिरेंट, अगर आप राज्यपाल पढ़ के नहीं जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती करके जा रहे हो, क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गवर्नर्स को ये आदेश दिया था कि आप राज्यसभा मतलब कि स्टेट के द्वारा बनाए गए नियमों को, यानी कि आप मतलब कि क्या कहते हैं कि बिल्स को आप 3 महीने से ज्यादा आप रोक नहीं सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गवर्नर्स को जो आदेश ऑर्डर दिया गया था, कहीं उस वो ऑर्डर राष्ट्रपति को भी दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, करंट अफेयर से लिंक्ड है, तो इसलिए आप लोग गवर्नर्स को जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आएगा। और नंबर 6 आपका है प्रेसिडेंट। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी देश की राष्ट्रपति हैं, महोदया हैं, अभी मतलब कि मथुरा में उन्होंने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की, एक इतिहास कायम किया। अब पता नहीं ये इतिहास है क्या है, खैर समझ हम इस पे आगे नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आप प्रेसिडेंट नहीं पढ़ के जा रहे हो यूपीएससी में, तो कहीं ना कहीं आप गलती करते जा रहे हो। तो आप इस गलती ना करें, प्रेसिडेंट भी पढ़ के आप जाइए। नंबर 7वां चैप्टर आपका है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। जब से ज्ञानेश कुमार भारत के नए इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, तब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर दिन, ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसा कोई घंटा नहीं है, ऐसा कोई सेकंड नहीं है जिस समय में ईसीआई से क्वेश्चन ना पूछ मतलब ना आया हो किस कोई मतलब कि न्यूज़पेपर में। तो कहीं ना कहीं आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी पढ़ के जाइए। उसके बाद बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में राइट टू इलेक्ट्रिसिटी और इच्छा मृत्यु के जो फंडामेंटल राइट्स जो जोड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में एक हिस्टोरिकल इवेंट है। तो इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट को मिस मत कीजिए। उसके बाद में जो 9वां चैप्टर आपका है, 9वां चैप्टर वो, अब देखिए, अब कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहां यूपीएससी खेल करती है, यानी कि आप साथ आपकी गेम साथ खेलती है, आपके माइंड साथ खेलती है। जैसे कभी हो सकता है यूपीएससी क्या कहता है कि आप इमरजेंसी प्रोविजन से क्वेश्चन पूछ दे जहां आपको कभी ध्यान ही नहीं गया हो। ठीक है, हो सकता है कि यूपीएससी का मन हो जाए कि आज हम क्वेश्चन क्या कहते हैं ऐसा बनाएंगे, जैसे कि क्या कहते हैं कि सिटीजनशिप से क्वेश्चन बना सकती है, सिटीजनशिप से, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बन सकता है। तो कहीं ना कहीं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी आप पढ़ के जाइए, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के जाइए, साइलेंट फेसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के जाइए, हिस्टोरिकल मतलब अंडरपिनिंग जो
क्वेश्चन मतलब कि चैप्टर उससे पढ़ के जाइए। ये कुछ ऐसे चैप्टर आपको पढ़ना है, मतलब इस पढ़ना है, लेकिन जो बता रहा हूँ इन पे आप मेनली फोकस रखिए, क्योंकि अगर आपने इन चैप्टर पढ़े तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे जाके यूपीएससी में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या हो जाता है, अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में। तो पहली बात करते हैं हम, ठीक है, ये ईसीआई हो गया, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब बात करते हैं यूपीएससी की। आपको पता होगा कि यूपीएससी इस बार 100वां साल मना रही है अपने अपने स्थापना की। और जब मतलब कोई 50 साल मनाता है, 100 साल मनाता है, तो यूपीएससी के ध्यान वहां जाता है। तो हो सकता है यूपीएससी खुद अपने बारे में पूछ सकती है। उसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर बात कर लेते हैं, 11 चैप्टर पर, ह्यूमन राइट्स पर बात करते हैं, मानवाधिकार बात करते हैं। चाहे वो यूएन द्वारा बनाए गए मतलब कि क्या कहते हैं ह्यूमन राइट्स हो, या भारत के द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट्स हो, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। क्योंकि पिछले 2-3 सालों में जिस प्रकार से एक मैस्कर चल रहा है, नरसंहार चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो मतलब कि यूक्रेन रशिया का वॉर हो, चाहे इजराइल अमेरिका हमास का मतलब ईरान का वॉर हो, चाहे अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जिस प्रकार से उनके मतलब कि उनके ऑफिस से उठा लिया, उनके घर से उठा लिया, ये अपने आप में हिस्टोरिकल न्यूज बन जाती है। तो कहीं ना कहीं इस समय जो दुनिया में जो जो ह्यूमन राइट्स जो है, मानवाधिकार का मतलब ओपनली वॉलेशन हो रहा है। और यूएन जो हमारा है वो केवल हाथ में हाथ धरा केवल बैठा तमाशा देख रहा है, सिर्फ तमाशाहीन बन गया है आजकल। खैर, यूएन को तो मैं बिल्कुल दुनिया की सबसे कमजोर बॉडी मानता हूं। वो कुछ है ही नहीं, वो केवल अमेरिका की कठपुतली है और अमेरिका की कठपुतली पर ही चलता रहता है। जैसे वही सा है ना कि जैसे आपने जब मतलब सर्कस देखा होगा, तो जो जो मतलब कि जो जो बंदरिया है ना, जो बंदर नाचता है, बस वो मतलब कि थोड़ा उससे पुश करता है, यानी कि लकड़ी से थोड़ा पुश करता है, बंदरिया नाचती रहती है, बंदरिया डांस करती रहती है। वही हाल है, बंदरिया वाला हाल है यूएन का। वो सिर्फ केवल डांस कर रहा है, सिर्फ केवल डांस कर रहा है, और कहता क्या है, कमी कोई नहीं छोड़ रहे हैं हम। समझे? चाहे वो क्या कहते हैं कि सद्दाम हुसैन को जिस प्रकार से अमेरिका ने उठाया, चाहे वो लेबनान के गद्दाफी को जिस प्रकार से उनकी हत्या की, चाहे वो कासिम सुलेमानी की हत्या की, चाहे वो अभी मतलब कि हिदायतुल्लाह खामनेई की हत्या हो, जिस प्रकार से क्या कहते हैं कि निकोलस मादुरो को उठाया अमेरिका ने। तो ये क्या है, ये ओपन गुंडागर्दी है। तो खैर, तो ह्यूमन राइट्स क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है सीएजी से। जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि लगभग 3-4 साल से सीएजी क्वेश्चन नहीं बना है, तो सीएजी जरूर पढ़ के जाइए, क्वेश्चन इस बार बन सकता है। ठीक, ये कुछ मतलब कि ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको आपको पढ़ के जाना ही चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं एक बेहतर, एक बैलेंस तैयारी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में एक चैप्टर आपका आता है एजी, यानी कि अटॉर्नी जनरल। उसके बाद में एक नेक्स्ट चैप्टर आता है नीति आयोग, नीति कमीशन। ये भी आप पढ़ के जाइए, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। क्या कोई और छूट रहा है कोई चैप्टर? अगर कोई चैप्टर छूट रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या छूट रहा है, जैसे वो भी कंप्लीट कर दें। तो देखिए, ये आपका हो गया मतलब कि ये अगर चैप्टर आप पढ़ के जाते हैं इंडियन पॉलिटी से, तो कहीं ना कहीं, हाँ एक चीज नोट कर लीजिए, स्टेट असेंबली, सॉरी स्टेट असेंबली, राज्य विधानसभाएं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां से पढ़ के आप इसको इसको बिल्कुल मत मिस मत कीजिए। अगर आप इतने चैप्टर पॉलिटिक्स पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कहीं ना कहीं 7 से 8 क्वेश्चन आपकी इजीली सॉल्व कर ले जाओगे यूपीएससी में। तो ये तो हो गया आपका यूपीएससी पॉलिटी से। अब बात कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी कि इकोनॉमी में ऐसा कौन सा मतलब सेगमेंट है जहां से यूपीएससी क्वेश्चन इस बार बना सकता है। तो सबसे पहला चैप्टर आपकी बात कर लेते हैं, ठीक है, जो इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है
वो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन कहाँ पूछ सकता है। तो देखिए नंबर पहला ही मैं आपकी बात करता हूं, जो पहला है वो आपका है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से अभी हाल में आपने देख रहे हो कि एनर्जी को लेकर के मतलब एक जंग छिड़ी हुई है, एक द्वंद्व छिड़ा हुआ पूरे विश्व में। सब देश मतलब कि एनर्जी को लेकर के सशंकित हैं, सब लोग सब देश मतलब कि एनर्जी को लेकर के हथियाना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद किसी तरीके से कब्जा करना चाहते, बस कब्जा करना चाहते हैं। वही ऐसा है कि खिसियान बिलैया खंभा नोचे। आज अमेरिका को ऐसा है, जिस प्रकार से ईरान अमेरिका को ठोक रहा है, अमेरिका की ठोकाई हो रही है, ये क्या है। बहुत उछलते थे ना डोनाल्ड ट्रम्प महोदय, मौद्रिक को उठा लिया, समझते हम दादा बन गए, दादागिरी निकल गई। खैर ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं जो भी मतलब जो ट्रेड होता है उसको लेकर कहीं न कहीं एक पूरे वर्ल्ड में कहीं ग्लोबल चेन है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन टूट चुकी है। चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि कैरोसिन हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो कहने की नेचुरल गैस हो या सीएनजी हो, पीएनजी हो, तो कम से कम आने वाले एक साल तक कहीं न कहीं क्राइसिस रहेगा। तो उससे जो ट्रेड है उसमें कहीं ना कोई इफेक्ट आएगा, इसलिए एलपीजी बैलेंस पेमेंट बहुत जरूरी है। नंबर 2 चैप्टर आपका है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। आपने एक चीज नोटिस की कि जब से ईरान अमेरिका इजराइल का वॉर हो रहा है, तब से भारत में जो सीएनजी गैस के दाम हैं कितने पीक पे पहुंच गए हैं। 300 से 400 किलो, मतलब 300-400 रुपए किलो गैस मिल रही है दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में। यहाँ तक की स्थिति ये आ गई है कि बहुत जो मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे आपका मुंबई हो, चाहे आपका अहमदाबाद हो, लखनऊ हो, वहां पर रेस्टोरेंट और ढाबे बंद हो गए हैं। गैस ही उपलब्ध नहीं करा पा रही सरकार, गैस का मतलब भंडारी नहीं भारत में नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ेगी, अभी महंगाई और बढ़ेगी, अभी भारत महंगाई और बढ़ेगी। तो कहेंगे महंगाई भी कहीं क्वेश्चन बनेगा इस बार। नंबर 3 आपका चैप्टर आता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट्स, अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को मिस करके जा रहे हैं इकोनॉमी में, तो गलती मत कीजिए, पढ़ के जाइए, अच्छे से पढ़ के जाइए, बेसिक्स और करंट अफेयर को लिंक करके जाइए। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, महंगाई को तो बिल्कुल मत मिस कीजिए, क्योंकि इस बार देश में अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक भारत में एक महंगाई का दौर रहेगा। आरबीआई कितना भी अगर सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कम कर देगा तो भी भारत में महंगाई दर रहेगी। ठीक है। नंबर 3 शेयर मार्केट। अभी देख रहे हो आप कि शेयर मार्केट क्या हाल है, 10 लाख 15 लाख करोड़ डूब गए। तो कैसे डूब गए, कहीं की वॉर की रीजन है। तो शेयर मार्केट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर 4 आपका आता है नेशनल इनकम। ये चैप्टर बिल्कुल मत मिस करके जाइए, नेशनल इनकम, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल पेपर है, ये कॉन्सेप्चुअल मतलब की चैप्टर है, तो इसको बिल्कुल मत मिस कीजिए। ठीक है। और नंबर 5 बात कर लेते हैं आपसे आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी, एमपीसी कमेटी, यानी कि आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी। इस चैप्टर को बिल्कुल मत मिस करके जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भारत की जो इकोनॉमी का जो बेस है वो कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी होती है। अगर आरबीआई ने 1% अगर सीआरआर बढ़ा दिया, अगर 1% सीआरआर कम कर दिया, तो पूरी देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी और आरबीआई को बिल्कुल मत मिस करके जाइए। और नंबर 6 चैप्टर जो सबसे लास्ट चैप्टर बचता है वो आपका बचता है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त। इसको इस चैप्टर को बिल्कुल मत मिस कर जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका जो भी बजट पास हुआ है, जो सर्वे आया है, ये कम डायरेक्ट इसका लिंक है, करंट अफेयर से लिंक है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल मत मिस करके जाइए। अगर आप ये केवल आप चैप्टर पढ़ के जाते हैं, केवल 6 चैप्टर अगर आप पढ़ के जाते हैं यूपीएससी के लिए, तो आपके मैं गारंटी लेता हूं कि 6 से 8 क्वेश्चन आपके जरूर सॉल्व हो जाएंगे। आपके एक चैप्टर में और ऐड कर सकते हैं,
जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी IFI, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि IMF हो गया, ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक हो गई आपकी। नंबर 3 आपका हो गया क्या कहते हैं कि ब्रिक्स जो बैंक है उससे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में एशियन डेवलपमेंट बैंक से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हो सकता है कि इस बार AIA भी क्वेश्चन पूछ ले। तो मतलब कि इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप इसको भी मिस मत जाइए, क्योंकि देखिए थोड़ा पढ़ लेंगे ना तो कम से एक एक क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। तो 7 से 8 क्वेश्चन कहेंगे यहीं से आप मतलब निकाल लोगे, ठीक है। तो इतने चैप्टर अगर आप पढ़ के जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कल्याण, आपका भला UPSC हो जाएगा। नंबर 3 बात कर लेते हैं आपका इन्वायरमेंट से। तो इन्वायरमेंट में सबसे जो हॉट टॉपिक है, यानी बात कर लें कि इन्वायरमेंट का अगर मुझसे कोई पूछो कि सबसे कोर टॉपिक कौन सा है, तो वो आपका है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी यहां से क्वेश्चन हर साल UPSC 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है, और यहां से क्वेश्चन मोस्टली UPSC कहाँ पूछता है, UPSC मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पूछता है जो स्पीसीज होती हैं, यानी कि जो प्रजातियां होती है, क्वेश्चन वहां से पूछ लेता है कि बताइए कि ये एक्सटेंट हैं, एक्सटेंट इन वाइल्ड हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वनरेबल है, नियर थ्रेटेंड है, क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन हर साल UPSC पूछ रहा है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जो करंट अफेयर में जो स्पीशीज चल रही हैं उनको आप रट के जाइए, उनको रटना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में, तो उनको रट के जाइए और अच्छे समझ जाइए, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि नेचुरल पार्क क्या हो गए, सैक्चुरीज क्या हैं, जियोलॉजिकल पार्क क्या होते हैं, तो ये भी पढ़ के जाइए। बायोडाइवर्सिटी जो है कहने की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर चैप्टर है UPSC का, क्योंकि क्लाइमेट चेंज द्वारा अगर सबसे कोई अफेक्टिव अगर हो रहा है, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा किसी नुकसान हो रहा है तो बायोडाइवर्सिटी हो रहा है। दूसरी चीज आपकी, दूसरा चैप्टर जो इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है वो आपको हो जाता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज यानी यानी कि जलवायु परिवर्तन, ये भी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1992 का रियो कॉन्फ्रेंस अगर आपको याद होगा, क्योटो प्रोटोकॉल आपको याद होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको याद होगा, ठीक है। उसके बाद में कुनमिंग आपको प्रोटोकॉल याद होगा, पेरिस पैक्ट आपको अगर याद होगा, तो ये सब किससे संबंधित है, कहीं क्लाइमेट चेंज संबंधित है। तो आपको कहीं कहीं ये भी मिस करके आप मत जाइए। ये तो बहुत दो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और तीसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मान के चलता हूं कि इकोसिस्टम। इकोसिस्टम ये भी अपने आप में एक महारथी चैप्टर है, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्टुअल पेपर है। पूरे एनवायरमेंट की कहीं ना कहीं लाइफ लाइन कहते हैं, जीवन रेखा यही है, लाइफ लाइन है। तो इसे बिल्कुल मत मिस करके मत जाइए, इसे आप पढ़ के जरूर जाइए, ठीक है। और नंबर 4 हम अगर बात कर लेते हैं तो इंटरनेशनल कन्वेंशन। इंटरनेशनल कन्वेंशन कन्वेंशन यानी ये भी एक जो अंतरराष्ट्रीय जो मतलब कि जो संधियां हुई हैं, ट्रीटीज हुई हैं, समिट हुई हैं, पैक्ट हुए हैं, तो उनके बेसिस पर भी UPSC क्वेश्चन पूछती है। जैसे कि IPCC हो गया, यानी इंटर प्लैनेटरी क्लाइमेट चेंज हो गया, IPCC, ठीक है। तो इस जैसे आपका कुनमिंग प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, और बहुत सारे से पैक्ट हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, रियो और रामसर कन्वेंशन आपका हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ मतलब चैप्टर हैं जो आपको पढ़ के जाना चाहिए, ठीक। कुछ जैसे कुछ मतलब कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उनको आप पढ़ के जाना चाहिए। तो उनसे क्या होगा, देखिए WWF हो गया आपका, ठीक है, IUCN हो गया आपका, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर आपको पढ़ के जाना चाहिए। तो कहीं इससे कहीं ना कहीं आपके 2 क्वेश्चन UPSC जरूर पूछ लेती है। तो ये अगर आप 4 चैप्टर के पढ़ के सिर्फ जाते हैं यहाँ से, तो कहीं ना कहीं आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपके इजिली क्वेश्चन बन सकते हैं। ये मैं सिर्फ प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, केवल प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। आप नंबर बात कर लेते हैं जियो पॉलिटिक्स, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि IR एंड जियोपॉलिटिक्स एंड और मैप, तीनों को एक ही साथ जोड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अब देखिए
इंडिया सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछती है, इंडिया से पूछती है, इंडिया एंड नेबर कंट्रीज से। GHBOUR नेबर कंट्रीज क्या क्या है? देखिए अभी अब देखिए टसल चल, अब किससे किस टसल चल रहे हैं? देखिए इंडिया बांग्लादेश का टसल चल रहा है, इंडिया नेपाल का टसल चल रहा है, इंडिया मालदीव का टसल चल रहा है। खैर इंडिया पाकिस्तान का तो जन्म से, जब से जन्म हुआ है पाकिस्तान का तब से ही मतलब टसल चल रहा है। उसके बाद में इंडिया चाइना, जिस प्रकार से एससीओ 2025 में समिट हुई थी वो अपने आप एक हिस्टोरिकल थी, तो हो सकता है कि इंडिया से मतलब एससीओ समिट क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उसमें इंडिया को मर्ज करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कहीं ना कहीं आप इंडिया और नेबर कंट्रीज जो रिलेशंस हैं उनसे पढ़ के जाइए एक दो ग्रुप, जिसमें से देखें जैसे नंबर एक, जैसे इंडिया चाइना जो एससीओ समिट हुआ है, क्वेश्चन इस बार बन सकता है। तो एससीओ एससीओ को बिल्कुल मिस मत कीजिए, ठीक है। बस तो दो चार कंट्री, दो चार जैसे कि इंडिया, जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया बांग्लादेश हो गया, इंडिया मालदीव हो गया, और कहीं ना कहीं इंडिया अफगानिस्तान, ये अगर आप चार पढ़ लोगे तो कहीं क्वेश्चन बन जाएगा। नंबर तीन मतलब कि अलायंस, उसके साथ साथ में ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन यहां से बनता है। अब अलायंस क्या है? जैसे नाटो क्या है? एक अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है। क्वेश्चन 2025 में कुछ पूछा गया था नाटो के बारे में, हो सकता है 2026 से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि चर्चा में है। ब्रिक्स 2025 क्वेश्चन पूछा गया, तो हो सकता है 2026 में क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि डीडॉलराइजेशन की बात चल रही है, डीडॉलराइजेशन की बात चल रही है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एससीओ समिट हुई है तो कहेंगे ये क्या है? ये कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। आसियान कंट्रीज हैं, आसियान क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि अभी मतलब कि रिसेंटली में एक क्वाड की मीटिंग हुई थी, ठीक है, एक मतलब शर्म अल शेख मीटिंग हुई थी। ये क्या? ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे G20 है, G7 ग्रुप है। जैसे मतलब कि अब बात कर लेते हैं कि मतलब कहीं ना मिलिट्री एक्सरसाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे मतलब कोर एरिया हैं जहां से आप पढ़ करके अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं कुछ नाम बता रहा हूं, अगर आप इनको पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं आपका पेपर आसान से क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए प्रेजेंट टाइम में क्या है, इस टाइम जो नाटो वो सबसे पी पे चल रहा है, नाटो हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं एससीओ समिट हो गया, उसके बाद बात कर लेते हैं क्वाड हो गया, उसके बाद बात कर लेते हैं, देखिए जैसे मैंने बताया था बिमस्टेक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इस बार हो सकता है कि ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। डब्ल्यू मतलब IMF क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्ल्ड बैंक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और कौन बचा? ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप पढ़ के जाइए। और जब मैं पढ़ाऊंगा ना, पूरा पढ़ाऊंगा मैं अपने प्लेटफॉर्म पे, तो आप घबराइए मत, हम आपको सारी चीज बताएंगे जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में जैसे हाँ कुछ मतलब कि आइलैंड्स हैं, जैसे कि अभी ग्रीनलैंड चर्चा में था, वेनेजुएला चर्चा में है, गल्फ ऑफ हॉर्म्यूज चर्चा में है, गल्फ ऑफ मलक्का चर्चा में है। तो ये कुछ ऐसी मतलब कि जो ये जो वर्ल्ड की जो ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, जैसे अभी डिएगो गार्सिया जिस पर अटैक किया ईरान ने, तो ये कुछ ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं जिनके माध्यम से अमेरिका कंट्रोल करता है। तो इंडिया के भी कहीं ना कहीं जो मतलब कि जो हित हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, अफेक्टिव होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं तो मतलब जो आइलैंड से वहां से भी क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, क्योंकि ये जियो पॉलिटिक्स है। अब मैप, अब देखिए मैप पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब गल्फ ऑफ हॉर्म्यूज है, क्वेश्चन यहां से बनेगा, लेकिन गल्फ ऑफ हॉर्म्यूज क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, उसके नेबर कंट्रीज पूछ ले, हो सकता है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन पूछ सकता है, हो सकता है कि ये पूछ ले कि मतलब कि ये इंपॉर्टेंस क्यों है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूछ सकता है। तो ये मैपिंग क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग जो है इस प्रकार से तैयारी आप कीजिए कि कहीं ना कहीं आपकी बैलेंस तैयारी आपकी हो जाए। तो आज की वीडियो में हम इतने रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चर्चा करेंगे कि अभी कौन छूट गया है। जैसे अभी आपको ज्योग्राफी छूट गया है, अभी आपको हिस्ट्री छूट गया है, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे अभी आपने क्या पॉलिटी कंप्लीट कर दिया, इकोनॉमी कंप्लीट कर दिया,
है ना, और इन्वायरमेंट कंप्लीट कर दिया, जियो पॉलिटिक्स कंप्लीट कर दिया, IR कंप्लीट कर दिया, मैप कंप्लीट कर दिया, और कहीं ना कहीं आइलैंड कंप्लीट कर दिया। अब बचा क्या? डिफेंस। अब मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर हम चर्चा करेंगे कल की वीडियो में। कल का वीडियो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना अगर आप चाहते हैं कि अगर आप यूपीएससी क्लियर कर लें। हो सकता है कि जो हमारे जो जो हमने आपको बताया, हो सकता है उससे आपका मतलब प्री क्लियर हो जाए, क्योंकि हम आपको वो जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आप कहीं ना कहीं ये अगर पढ़ के नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत भारी गलती करके जा रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप इन गलतियों को बार बार रिपीट करें, बार बार दोहराएं। इसलिए हमारे वीडियोस को आप जरूर देखिए और उनको शेयर कीजिए, जिनसे कि जो जो अदर जो स्टूडेंट हैं उन तक भी कम से कम इनका लाभ पहुंचे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।